हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम कल बताए थे कि ये स्टील का लेक्चर केवल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए ही है। कोई भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु इसमें आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर नहीं किया गया है। इसमें केवल उतना ही कवर कर रहे हैं जितना उनके लिए ज़रूरत है। ठीक है, जिनको कुछ नहीं पता है स्टील में, ठीक है, उनके लिए बना रहे हैं। बाकी जिनको कुछ पता रहता है वहाँ पर ये बेस सोच नहीं उठाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट आपका ठीक है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको सब चीज़ पता रहता है, जिनको भूल जाता है वो भी अपना देख लें। ठीक है, तो हम जो कल पढ़े थे हम उसे के आगे आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, हमने कल कंप्रेसर मेंबर के बारे में कुछ देखा था, स्लेंडरनेस रेशियो हमने देख लिया था, इफेक्टिव लेंथ के बारे में देख लिया था। ठीक है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन भी हमने देख लिया था। ठीक है, फिर स्लेंडरनेस रेशियो को हम क्यों निकालते हैं, काहे लिए उसका हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो भी हमने देख लिया था। एक कवर था, ठीक है, किसी ने मैसेज किया था हमें, कर्व जो था एक कर्व, ये कर्व समझ लो थोड़ा सा क्या है। ये सिग्मा ऐसी है, इधर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है। हाँ, जो कल देखे थे उसको चेंज कर लीजिए। 10 है, 20, 30, इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ आगे जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है इससे नहीं मतलब है, इधर भी ये भी आपका बढ़ता हुआ इधर की ओर चलता है। ये जो कर्व बनता है, ये जो कर्व बनता है, ये कर्व हमारा कुछ इस प्रकार से आगे जा करके, ठीक है, ये ऐसे बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब क्या लैम्डा का मान बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे स्थिति में, ठीक है, सिग्मा AC का मान कितना होगा, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, ये दशमलव में कुछ आएगा। फिर हमने कहा है इसका मान लैम्डा का इतना हुआ, हम कहेंगे सिग्मा AC का मान कुछ कम होगा, इसका मान कुछ आगे बढ़ा, इसका मान फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, ऐसे रहता है, यस टाइप में बना है, यस टाइप में बना है ऐसे। ठीक है, ये 20 अगर हमारे पास है, 20 हमारे पास है, हम कहेंगे कि सिग्मा AC का मान क्या है, कुछ इतना होगा। मतलब क्या कि जब लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो ऐसे स्टेट में सिग्मा AC का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर वो ये इसका कर्व बनता है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो कल हमने काफ़ी चीज़ें देख लिया था, उसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं यार। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कितने प्रकार के कंप्रेशन मेंबर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंटीन्यूअस ठीक है मेंबर, एक हमारे पास होता है डिसकंटिन्यूअस मेंबर। इसको हम कहेंगे पर टाइप्स ऑफ स्ट्रट भी कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रट भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की चीज़ है। कि कंटीन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या है, हम यहाँ पर एक ट्रस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रस है। ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ पर ऐसे बना है, हम मान लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा कुछ ऐसे बन गया है, ये भी हमारा कुछ इधर बन गया है। इसका हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, DE, और इसको हम बोलते हैं F, इसको हम बोलते हैं F, और इसको हम बोलते हैं क्या, G। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि ये सभी अलग अलग मेंबर हैं, ये अलग मेंबर है, अलग मेंबर है, ये भी अलग मेंबर है, ये भी अलग मेंबर है, ये भी अलग मेंबर है। क्लियर हो? ये भी क्या है, अलग अलग मेंबर। अगर यहीं पर हम बात करें, हम कहें कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़ गया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है, इसका अलग अलग मेंबर बन गए। क्लियर हो नहीं यहाँ से? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम कहेंगे क्या, कंटीन्यूअस मेंबर कौन सा है, कंटीन्यूअस स्ट्रट क्या है, कंटीन्यूअस स्ट्रट क्या है, कंटीन्यूअस मेंबर क्या है। तो हम कहेंगे वह
मेंबर जो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाए। हमने कहा एक मेंबर था, इसमें हमने दूसरा जोड़ दिया, ये बन गया। हमने फिर क्या किया, इसमें और जोड़ दिया, ये भी बन गया। ये कंटिन्यू रूप से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे क्या कि वह मेंबर जिसमें दो से अधिक ज्वाइंट दिए गए हों। ठीक है, ध्यान समझना, वह मेंबर जिसमें दो से अधिक ज्वाइंट दिए गए हों उन्हें हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस मेंबर या कंटिन्यूअस स्ट्रट कहते हैं। क्लियर हो? डिसकंटिन्यूअस क्या है, असतत, मतलब क्या है कि इसमें केवल दो ज्वाइंट प्रोवाइड किए गए, अर्थात ये हमारे पास कोई मेंबर है और इस मेंबर के केवल सिरे पर ही ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस मेंबर कहते हैं। क्लियर हो? अगर केवल दोनों सिरे पर ही ज्वाइंट दिया गया, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। दो से अधिक ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मेंबर कहते हैं। क्लियर हो? अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि अगर हम बात करें ए बी सेक्शन की, तो ए बी हमारा क्या है, मेंबर है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट 1 2 3 4, दो से अधिक ज्वाइंट है। अच्छा, दो से अधिक ज्वाइंट है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये भाई साहब क्या हो गए, यहाँ पर कंटिन्यूअस। ये भाई साहब यहाँ पर क्या हो गए, कंटिन्यूअस मेंबर। बता रहे, क्लियर हो? यहाँ से बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, कई मेंबर है, अर्थात ये बीसी भी आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। एसी की बात करते हैं तो एसी भी यहाँ पर क्या है, 4 प्रकार के ज्वाइंट है, अर्थात ये एसी भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस मेंबर हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ से? अब बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा डीबी का। डीबी, तो डीबी भी यहाँ पर क्या है, या बीडी यहाँ पर क्या है, 1 2 3, 3 ज्वाइंट है। अच्छा, 3 ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वह मेंबर जिसमें 2 से अधिक ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। भैया यहाँ पर भी 3 ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया है। जब 3 ज्वाइंट प्रोवाइड किया गया तो हम कह देंगे हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस मेंबर हुआ। क्लियर हो? समझ में आ गया है? अब जब हम डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि केवल दोनों सिरे पर ही जोड़ा जाए, केवल दोनों सिरे पर ही ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस मेंबर कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि डी जी और जी कोई पॉइंट इसको ले लीजिएगा, ई एफ, ठीक है, इसको हम एच ले लेते हैं, इसको हम आई ले लेते हैं, जी एच आई, ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ये सब क्या है यहाँ पर, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, डिसकंटिन्यूअस मेंबर है। बता रहे, क्लियर हो नहीं यहाँ? ठीक है, हमारे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे एंगल स्ट्रट। अगला टॉपिक क्या देखेंगे, एंगल स्ट्रट। ठीक है, एंगल स्ट्रट है क्या, तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमें स्ट्रट पता हो, स्ट्रट क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल स्ट्रट के बारे में देखा था, स्ट्रट के बारे में देखा था। ठीक है, हम थोड़ा सा आज यहाँ पर, ठीक है, हल्का सा बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ा देंगे। एंगल स्ट्रट क्या है, हम कहेंगे स्ट्रट के लिए कुछ कंडीशन है। यह वर्टिकल अगर रहेगा तो केवल एक सिरा फिक्स रहेगा, अगर इंक्लाइंड हुआ तो दोनों सिरे फिक्स हो सकते हैं और फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रट कहलाता है। क्लियर हुआ? अगर जिनको नहीं पता हो जाकर के पीछे देख सकते हैं, अच्छे से अगर देखना है, ठीक है, तो वो जो है सो हमारा जाकर देखेंगे। एंगल स्ट्रट क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि यदि किसी स्ट्रट को बनाने के लिए केवल एंगल सेक्शन का यूज किया जाए, यदि किसी स्ट्रट को बनाने के लिए केवल एंगल सेक्शन का यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल स्ट्रट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि स्ट्रट, हमने कहा ये हमारे पास एक ट्रस है और इस ट्रस को, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बना दिया और यही हमारा जो है स्ट्रट है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्ट्रट है, अर्थात राफ्टर और टाई बीम को जो जोड़ने का कार्य करता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है। अगर किसी स्ट्रट को बनाने के लिए ये भी स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट है, ये भी स्ट्रट, ये है राफ्टर, ये है टाई बीम। ठीक है, तो यदि स्ट्रट के रूप में
एंगल सेक्शन का यूज किया जाए तो उसे हम एंगल स्ट्रट कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि स्ट्रट को बनाने के लिए या स्ट्रट के रूप में एंगल सेक्शन का यूज किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल स्ट्रट कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात यह आती है कि एंगल जो स्ट्रट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होगा इक्वल एंगल स्ट्रट, दूसरा हमारा क्या होगा? अनइक्वल एंगल स्ट्रट। जब इक्वल एंगल स्ट्रट की हम बात करेंगे तो इक्वल एंगल स्ट्रट में क्या होगा कि दोनों लेग इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, एक हमारे पास है इक्वल एंगल स्ट्रट और दूसरा है आपका अनइक्वल एंगल स्ट्रट। इक्वल एंगल स्ट्रट में L1 बराबर होगा L2 के, जबकि अनइक्वल में क्या होगा? L1 बराबर नहीं होगा किसके? L2 के। क्लियर हो? यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा? अनइक्वल एंगल स्ट्रट। बताइए क्लियर हुआ यहाँ से? जब हम आगे देखेंगे तो इसी एंगल स्ट्रट को और कुछ भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अर्थात एक इन्होंने कहा सिंगल एंगल स्ट्रट और दूसरा इन्होंने कहा डबल एंगल स्ट्रट। डबल एंगल स्ट्रट, ये सिंगल एंगल स्ट्रट क्या है, डबल एंगल स्ट्रट क्या है? ठीक है, तो यदि एंगल स्ट्रट में केवल एक एंगल का यूज किया जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगल एंगल स्ट्रट। और अगर ठीक है स्ट्रट के रूप में दो एंगल का यूज किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल एंगल स्ट्रट। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर सिंगल एंगल स्ट्रट के रूप में लेंगे तो हम कहेंगे ये जो आपका यहाँ पर ये मेंबर दिख रहा है, ये मेंबर जो दिख रहा है, ये दोनों मेंबर सिंगल एंगल स्ट्रट होते हैं। अगर सिंगल एंगल स्ट्रट होते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे इक्वल एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है। इक्वल एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, एंगल स्ट्रट में एक सेक्शन यूज किया गया है बस। ठीक है, केवल एक एंगल लगाया गया और वहां पर हमने बोल दिया सिंगल एंगल स्ट्रट, और यहाँ पर इक्वल एंगल सेक्शन का यूज किया जाता है, अर्थात L1 बराबर L2 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? डबल एंगल स्ट्रट। हम कहेंगे जो भी राफ्टर, ठीक है, जो भी राफ्टर है, ये राफ्टर और ये टाई बीम, ये दोनों क्या होते हैं? ठीक है, ये कुछ हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे रहते हैं। मतलब क्या कि ये बीच में गजर प्लेट लगाया जाता है, एक एंगल इधर होता है, एक एंगल इधर हो जाता है। ठीक है, एक एंगल इधर होता है और एक एंगल इधर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल एंगल स्ट्रट। और जब डबल एंगल स्ट्रट लगाया गया तो डबल एंगल स्ट्रट में हम कहेंगे कि सेक्शन अनइक्वल एंगल सेक्शन लिया जाता है। सेक्शन कैसे लेते हैं? अनइक्वल एंगल सेक्शन लेते हैं, अर्थात L1 बराबर नहीं होगा किसके? L2 के। यहाँ पर L1 बराबर होगा किसके? L2 के। डबल एंगल स्ट्रट कहाँ पर यूज करते हैं? तो कहेंगे राफ्टर के रूप में यूज करते हैं और टाई बीम के रूप में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि एंगल कहाँ पर यूज करते हैं? स्ट्रट के रूप में। ठीक है, परलेन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा एंगल स्ट्रट क्या है। ठीक है, उसके बाद ठीक है अनइक्वल एंगल सेक्शन क्या है, डबल एंगल स्ट्रट क्या है, सिंगल एंगल स्ट्रट क्या है, इक्वल एंगल स्ट्रट क्या है, सब हमने देख लिया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि टैकिंग रिवेट क्या है, तो आप पीछे देखे हो टेंसाइल मेंबर में। ठीक है, तो वहां से आप जो है देख लीजिएगा। आगे हम जब देख रहे हैं तो हम कहेंगे क्या कि इस एंगल स्ट्रट के लिए इफेक्टिव लेंथ था, स्ट्रेस का मान क्या होगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, एंगल स्ट्रेस के स्ट्रट के लिए, ठीक है, इन द पोजीशन के आधार पर या इन द कंडीशन के आधार पर, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा और इनका स्ट्रेस का मान क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस का मान क्या होगा। ठीक है, उनको भी देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। देखें यहाँ पर, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑन द कंडीशन ऑफ इन। ठीक है, सिरे की स्थिति के आधार पर परमिसिबल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर बात यह आती है कि एक होगा आपके पास डिसकंटिन्यूअस मेंबर, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। डिसकंटिन्यूअस में, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस में, ठीक है, देखो कई कई प्रकार के होते हैं। डिसकंटिन्यूअस में कई प्रकार का होगा, या तो एक एंगल सेक्शन होगा, वन एंगल सेक्शन, और या टू एंगल सेक्शन, या कितना होगा, टू एंगल सेक्शन। भाई दो ही तो लगेगा, तीन तो लगेगा ना। या तो सिंगल एंगल होगा और या तो डबल एंगल होगा, ठीक है, या तो सिंगल एंगल होगा और या तो यहाँ पर क्या होगा, डबल एंगल होगा। क्लियर हुआ? अब देखो इनमें भी अलग अलग है, इनमें भी अलग अलग है। इनमें अलग क्या है कि सिंगल एंगल या तो सिंगल रिवेट द्वारा होंगे, सिंगल रिवेट या बोल्ट, सिंगल रिवेट या बोल्ट, या डबल रिवेट या बोल्ट या बेल्ट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, या दो या दो से अधिक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, या बोल्ट द्वारा जोड़ा गया है, या वहां पर बेल्ट किया गया है। अब डबल एंगल में देखो, डबल एंगल में, ठीक है, डबल एंगल में भी कुछ कंडीशन है, डबल एंगल में भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। कुछ कंडीशन का मतलब यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं। डबल एंगल, ठीक है, गैजेट प्लेट के दोनों ओर, पहला क्या होगा, गैजेट प्लेट के दोनों ओर लगे हैं, ठीक है, बोथ साइड पर। गैजेट प्लेट के क्या है, दोनों साइड में बैक टू बैक ज्वाइंट किए गए हैं, ठीक है, बैक टू बैक ज्वाइंट किए गए हैं। और दूसरा क्या होगा आपका कि गैजेट प्लेट के एक ही ओर लिए गए हैं, ठीक है, एक ही तरफ लिए गए हैं, ठीक है। अब एक ही तरफ में आपका दो होगा, ठीक है, एक ही तरफ में दो होगा, एक होगा आपका सिंगल रिवेट और दूसरा हमारा क्या होगा, डबल रिवेट, या डबल से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। फिर यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि डबल एंगल में, ठीक है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, या तो सिंगल होगा और या तो डबल रिवेट होगा। क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्या देखा है, पहला नंबर डिसकंटिन्यूअस हमने लिया, डिसकंटिन्यूअस में सिंगल एंगल के देखा, और सिंगल एंगल को जोड़ने के लिए या तो एक रिवेट लगाएंगे और या तो दो रिवेट लगा देंगे। क्लियर हुआ? क्या बिना रिवेट लगाए हम रोक सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, वहां पर हम बेल्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ भी ना करें तब क्या रोका जाएगा। हमने कहा हमारे पास मेंबर है, इसको यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सोच रहे हैं, अब क्या सोचने से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, या तो इसको हम बेल्ट करें और या तो हम इसको रिवेटेड करें। क्लियर हुआ? तो या तो सिंगल रिवेट से या बोल्ट से जोड़ेंगे, या तो डबल रिवेट या बोल्ट करेंगे, या वहां पर बेल्ट करेंगे, ठीक है। और वही चीज हमारा डबल एंगल सेक्शन में है। डबल एंगल सेक्शन में गैजेट प्लेट के दोनों ओर लगाया गया हो, या गैजेट प्लेट के एक ही ओर लगाया गया हो। क्लियर है? एक इधर से ऐसे लग गया और दूसरा हमारा ऐसे नीचे की ओर लग गया, ठीक है। ये हमारा एक है, एक हमारा ये है। तो ये भी हमारा क्या है, डबल एंगल सेक्शन। हो सकता है गैजेट प्लेट के एक ही ओर हो, या हो सकता है गैजेट प्लेट के दोनों ओर। क्लियर हुआ? तो इसके लिए देख लीजिएगा टाइम, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्टिव लेंथ इसका क्या होगा। इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। यहाँ पर हम सबको बांट दे रहे हैं इफेक्टिव लेंथ में, और यहाँ पर जो होगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस। अगर यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की हम बात करेंगे तो एल बराबर होगा यल के, जबकि सिग्मा एसी इसका 80% लिया जाएगा और 0.8 सिग्मा एसी हो जाएगा। क्लियर हुआ? 0.8 सिग्मा एसी हो जाएगा। कब? जब लेंथ इंक्रीज नहीं किया जाएगा, डिक्रीज नहीं किया जाएगा, अर्थात लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो स्ट्रेस आपका 80% लिया जाएगा। जब डबल लेंथ की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे L इज इक्वल टू 0.85 यल
अब यहाँ पर सिग्मा AC जो होगा वो सिग्मा AC के बराबर लिया जाएगा। ठीक है, डबल एंगल सिंगल रिवेट है, यहाँ पर भी हम कहेंगे L इज इक्वल टू L। डबल रिवेट है यहाँ पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे स्मॉल l इज इक्वल टू 0.7 से लेकर, ठीक है, 0.7 से लेकर 0.85 यल लिया जाता है, 0.85 यल लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः हम 0.85 यल की ही बात करते हैं। यहाँ पर सिग्मा AC कितना होगा, तो सिग्मा AC जो लिया जाएगा 0.8 सिग्मा AC लिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे सिग्मा AC लिया जाएगा। एक ही तरफ सिंगल रिवेट है, यल का मान यल के बराबर होगा। ठीक है, एक ही तरफ डबल है, यहाँ पर हम LA की बात करेंगे 0.85 यल लिया जाएगा। सिग्मा AC की बात करेंगे यहाँ पर होगा आपका 0.8 सिग्मा AC, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिग्मा AC ही लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए था, सॉरी यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस के लिए था। अब हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, और जब कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में भी आपका दो ही होगा, या तो सिंगल एंगल होगा या तो डबल एंगल होगा, या तो सिंगल एंगल होगा और या तो डबल एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। जब हम कॉन्टिन्यूअस की हम बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में भी क्या होगा, या तो सिंगल एंगल होगा और या तो यहाँ पर क्या होगा डबल। नहीं, कॉन्टिन्यूअस आपका क्या होता है, ठीक है, डबल ही रहता है। कॉन्टिन्यूअस क्या रहता है आपका, डबल ही रहता है, डबल एंगल सेक्शन यूज किया गया। ठीक है, और डबल एंगल सेक्शन के लिए हम बात करेंगे तो हम कहेंगे, ठीक है, कि एक क्या है, इससे अधिक रिवेट लगाएंगे और या तो आप हम क्या करेंगे वेल्ड कर देंगे। अब इसके लिए जो LE का मान होगा वो हमारा 0.7 से लेकर 1 यल या यल के बराबर होगा, और जो भी हमारा सिग्मा AC होता है, जो भी हमारा सिग्मा AC होता है वो सिग्मा AC के बराबर लिया जाता है। देखो, तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रट के लिए इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, स्ट्रेस का मान कितना होगा, इसको जो है तैयार रखिएगा। ठीक है, अब इसको डायग्राम के आधार पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के आधार पर समझ लेते हैं। हाँ, ठीक है, डायग्राम के आधार पर कैसे देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कह रहे हैं कि गजेट प्लेट है और इस गजेट प्लेट को एक एंगल सेक्शन द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर हमने एक रिवेट लगा दिया, एक रिवेट हमने लगाया। जब इसको हम प्लान में देख रहे हैं तो प्लान में हमने क्या देखा कि हमारे पास गजेट प्लेट है, मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन प्लेट है, मेन प्लेट है, इधर भी वही रहेगा, और यहाँ पर हमने केवल एक रिवेट ऐसे लगाया। ठीक है, सिंगल एंगल सिंगल रिवेट। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं क्या कि सिंगल एंगल डबल रिवेट। डबल रिवेट को आप क्रॉस सेक्शन से देखकर नहीं बताएंगे, इसके लिए प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दो केस होते हैं। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर हमारा ये प्लेट है, और यहाँ पर हमने एक रिवेट लगा दिया, दूसरा रिवेट हमने यहाँ पर लगा दिया। सामने से आपको दिखा है एक ही है, लेकिन जब प्लान में हम देख रहे हैं तो कहना है कि इसमें दो है। ठीक है, और दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि एंगल सेक्शन हमारा एक ही है और इसमें हमने दो रिवेट कुछ इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, सेम है, मतलब एक एंगल सेक्शन है, एक रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, ये कंडीशन हुआ। और इसके लिए LE का मान LE के बराबर होगा, जबकि सिग्मा AC 0.8 सिग्मा AC दिया जाएगा। ये हुआ। जब यहाँ की हमने बात किया तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या, एक एंगल सेक्शन है लेकिन दो रिवेट लगाया गया है। अच्छा, रिवेट के स्थान पर बेल्ट भी तो कर सकते हैं, बेल्ट भी कर सकते हैं, यहीं पर हम बेल्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसके लिए LE का मान कितना ले जाएगा, 0.85 यल, और सिग्मा AC जो रहेगा वो सिग्मा AC के बराबर लिया जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ से यहाँ पर दो रिवेट है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, अब अगर बेल्ट करना है तो बेल्ट हम कुछ यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। बता रहे, क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से अगर डबल हो गया तो हमारा इधर भी बन जाएगा। अब बता भाई, इसके पीछे सामने तुम्हें ऐसे ही दिखेगा,
क्लियर हुआ ना? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल गया है। अब हम, ठीक है, यहाँ पर लोड कैलकुलेशन करना सिखाते हैं आपको, सीखिएगा लोड कैसे हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो यहाँ पर लगाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल जानते हो जो पढ़ेंगे बहुत, ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप आपको जो है स्टेप बता रहे हैं कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में हम क्वेश्चन एक आध आपका लगा दें, ठीक है। हाँ, लेकिन जो डाउट्स होगा आपको डाउट्स अपना जो है भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोड निकालना, कैसे हम लोड को निकालते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए आपको गिवन कुछ रहेगा, गिवन में क्या क्या दिया रहेगा? टाइप ऑफ सेक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ सेक्शन का मतलब क्या? एंगल सेक्शन है, आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। साइज, डायमेंशन भी आपको दिया रहेगा, डायमेंशन ऑफ सेक्शन, ठीक है। डायमेंशन मतलब क्या कि इसकी डायमेंशन क्या है? ISHB 300 है, ISLC 350 है, या ISA 90x90x10 है, या ISA, ठीक है, 95 इंटू, ठीक है, 60 इंटू 8, जो भी हो वो आपको दिया जाएगा। डायमेंशन ऑफ सेक्शन। उसके बाद लेंथ ऑफ सेक्शन, लेंथ ऑफ सेक्शन भी आपको दिया जाएगा, लेंथ ऑफ सेक्शन भी आपको दिया जाएगा, क्लियर हो? तो अब स्टेप नंबर 1 में हम क्या बात करेंगे? स्टेप नंबर 1 में हम क्या बात करेंगे? हम कहेंगे क्या कि दिए गए सेक्शन के आधार पर, दिए गए सेक्शन के आधार पर स्टील टेबल से उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्लियर हुआ? उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कहाँ से? स्टील टेबल से। पहले हम बात करेंगे, हम कहेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं किसके आधार पर? ठीक है, इस टाइप ऑफ सेक्शन और डायमेंशन ऑफ सेक्शन के आधार पर। अगर एंगल सेक्शन है तो एंगल वाले में देखेंगे, आई सेक्शन है तो बीम सेक्शन में देखेंगे, अगर चैनल सेक्शन है तो चैनल वाले में देखा जाएगा। डायमेंशन ऑफ सेक्शन, डायमेंशन क्या है कि कौन सा है, हैवी बीम है, मीडियम बीम है, स्पेशल चैनल है, कि एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है, वो सारा चीज यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, क्लियर हुआ? तो अब हम कह रहे हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले, ठीक है, एरिया लेंगे, एरिया लेंगे, एरिया के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेंगे, एरिया के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेंगे, वो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों लिया जाएगा। फिर लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी ले लेंगे, ठीक है, मिनिमम वाला। अगर दो सेक्शन है तो हमें वहां पर एक्स और वाई लेना है, अगर एक सेक्शन है हम मिनिमम वाला लेंगे, और मिनिमम में आपका आर वी भी लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सी वाई वाई और सी एक्स एक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये सब आप कहाँ से उठाएंगे? स्टील टेबल से उठाएंगे, क्लियर हुआ? फिर दूसरा स्टेप नंबर 2, दूसरा हम क्या करेंगे? तो दूसरा हम कहेंगे क्या कि देखो यहां पर आपने लिखा सिंगल एंगल, ठीक है, यहां पर हमने लिखा डबल सेक्शन, सिंगल सेक्शन, यहां पर हमने लिखा डबल सेक्शन, मतलब एक से अधिक है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, उससे नहीं मतलब, मतलब अगर एक रहेगा तो और दो रहेगा तो हमें क्या क्या करना है? अगर एक रहेगा, अगर एक रहेगा, एक ये करने हैं तो हम कहेंगे क्या कि आर मिनिमम एल इफेक्टिव का मान निकालेंगे, ठीक है। एल इफेक्टिव कहां से लिया जाएगा? अगर एंगल सेक्शन है तो एल इफेक्टिव निकालेंगे, और नहीं तो, ठीक है, जो हमने देखा था इन पोजीशन, मतलब क्या, जैसे वहां पर हम देखा था एक सिरा इसका फिक्स है, दूसरा सिरा हिंज है, तो ठीक है, तो उसके आधार पर हम एल ई का मान निकालेंगे। जैसे अगर एंगल स्ट्रट है, एंगल स्ट्रट है तो जो हम इसके पहले जो हम बनाए थे टेबल वहां से लेंगे,
अब अगर कालम बोल रहा है तो कालम के सिरे की स्थिति के आधार पर जो हम कल आपका बनाया था टेबल वहां से हम उठा के रखेंगे। लेबर यल इफेक्टिव मेजर करते हैं, यल इफेक्टिव, और इसमें भी हम एल इफेक्टिव लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर मिनिमम का मान लेंगे और आर मिनिमम डायरेक्ट टेबल से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर यल के बाद, यल इफेक्टिव के बाद, ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे आर मिनिमम। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आर मिनिमम, ठीक है, आर मिनिमम नहीं, यहाँ पर आपको आई का मान निकालना होगा। किसका मान निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे उसको हम दिखा रहे हैं। पहले एक वाले को हम खत्म कर लेते हैं। आर हमने निकाल लिया, यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, एल इफेक्टिव अपान आर मिनिमम, और लैम्डा के बाद इसी लैम्डा के आधार पर हम टेबल से सिग्मा एसी निकाल लेंगे। सिग्मा एसी निकालने के बाद हम पहले सिंगल वाले खत्म करना है, ठीक है। सिग्मा एसी बार हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे क्या, अब यहाँ पर हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। अब स्ट्रेंथ जब निकालेंगे तो हम कहेंगे क्या कि P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू एरिया और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, इस स्ट्रेस को जब हम ऊपर वाले टेबल बनाए थे उस टेबल के आधार पर, ठीक है, सही करेंगे। जैसे कहाँ पर टेबल देखा जाएगा, अभी जो हम बनाए थे इसके ऊपर, जब एंगल सेक्शन को बोल देगा, तब यहाँ पर सिग्मा एसी और यल ई ये दोनों चेंज होने के चांसेस रहते हैं। चेंज करना ही करना है। जब एंगल सेक्शन बोला तो यल ई और सिग्मा एसी ये दोनों चेंज हो जाते हैं, और जो हम इसके ऊपर टेबल बनाए थे उसी टेबल से आपको सॉल्व भी करना है। क्लियर हुआ? यहाँ से स्ट्रेंथ हमारा निकल गया और यही स्ट्रेंथ हमारा किलो न्यूटन में चेंज करके आंसर हो जाएगा। अब डबल वाले एंगल सेक्शन की बात कर लेते हैं। सिंगल तो आसान है, सिंगल आसानी से कर लेंगे। जब हम डबल सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जब डबल सेक्शन दिया गया, ठीक है, डबल सेक्शन हो, तो डबल सेक्शन में मैंने सबसे पहले क्या बोला, एल का मान निकालिए। एल के बाद ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका आई एक्स और आई वाई दोनों निकलेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक गजेट प्लेट है। इसी गजेट प्लेट को हमने क्या किया है, दो एंगल सेक्शन से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। दो एंगल सेक्शन को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे। अगर हम बात करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, तो ये इसकी y एक्सिस होगा और ये इसका x एक्सिस होगा। यहां से x1 y1 है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, y1 x2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल Y है, ठीक है, जबकि x हमारा इसी बिंदु पर होगा, y हमारा क्या है, दूसरे बिंदु पर है। अगर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो 100 में इसका कंसेप्ट दिया गया है, यहाँ पर हम उसे समझा दे रहे हैं। अगर हम एक सेक्शन की x अक्ष की बात करेंगे, तो एक सेक्शन x अक्ष हमारा इसी बिंदु से जाएगा जहां से पूरे खंड का x अक्ष गया है। जबकि अगर y अक्ष की बात करेंगे, तो y अक्ष एक खंड का हमारा यहाँ पर होगा, जबकि कंबाइंड सेक्शन का कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब हम I की बात करेंगे, तो पैरेलल थ्योरम के आधार पर फार्मूला लगाएंगे, जबकि x में हम कहेंगे इसी बिंदु पर जा रहा है, अतः, ठीक है, अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर पैरेलल थ्योरम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जब I एक्सिस की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 × स्मॉल x। ये कहाँ से लिया गया है, टेबल से लिया गया है, स्टील टेबल से। जब y की हमने बात किया, तो हम कहेंगे कि इसके लिए पैरेलल थ्योरम लगेगा। 2 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि 2 सेक्शन है। IgG + AH²। यहाँ पर G ना लेकर के हम स्मॉल y लिख देते हैं,
और ये स्मॉल y कहाँ से लिया जाएगा, हम कहेंगे टेबल से। क्लियर हो? h कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, h कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, तो ये h जो लिया जाएगा ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। और यह जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं क्या, cy y, और ये गजेट प्लेट की आधी मोटाई, अर्थात h इज इक्वल टू cy y प्लस t/2। और ये t क्या है, हम कहेंगे ये इसकी मोटाई है। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। हमें मिनिमम का मान निकाल लेना है, आई मिनिमम मतलब आई और आई में जो कम होगा निकाल लेंगे। अब इसके बाद अच्छा ये एरिया किसका लेंगे भाई, इसी सेक्शन का, एक एंगल सेक्शन का एरिया उठा के यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेते हैं। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, और ये आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट में आई मिनिमम, ठीक है, अंडर रूट में आई मिनिमम अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया का मतलब यहाँ पर दो सेक्शन है, एक खंड का एरिया स्टील लेवल से मिला है, उसी को आप दो से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, आर मिनिमम का मान आ जाएगा। आ गया यहाँ से? जब आर मिनिमम का मान आ गया तो अगला हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसका मान आएगा ये 50/r मिनिमम। बताओ निकालने नहीं निकाल पाएंगे। जब स्लेंडरनेस रेशियो का मान निकाल लिया गया तो इसी स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर हम टेबल में जाएंगे और वहां से सिग्मा एसी का मान निकालेंगे। लेम्डा के आधार पर सिग्मा एसी का मान, ठीक है, निकाल लेते हैं। सिग्मा एसी मान निकालने के बाद एंगल स्ट्रेट है, ठीक है, टेबल में जाइएगा और ठीक है सिग्मा एसी डैश का मान निकाल लेना। कौन से टेबल में, जो भी हमने इसके ऊपर टेबल बताए थे। दो एंगल सेक्शन अगर एक रिवेट द्वारा जुड़ा है तब कितना लेंगे, दो रिवेट द्वारा जुड़ा है तब कितना लेंगे, क्या हो बस खत्म। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और ये स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, ठीक है, सिग्मा एसी डैश और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया। अब गुणे हम क्या कर देंगे 2, ठीक है, गुणे 2, क्योंकि दो खंड यहाँ पर लिया गया है। अगर एंगल सेक्शन नहीं है तो सिग्मा एसी डैश निकालने की जरूरत नहीं है, बीम सेक्शन है तो भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वहां पर क्या करते हैं स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? तो लोड हमने स्ट्रेंथ निकालना हमने सिखा दिया है, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, हम कल देखेंगे डिजाइन। थैंक यू। अरे माइक्रो